हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वानर में सामाजिक व्यवहार। देखो, जो वानर है बंदर, उनका मानव के साथ में एक घनिष्ठ संबंध रहा है। जो बंदर है उनका मानव के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रहा है और ये माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति जो है मानव की उत्पत्ति वो वानर से हुई है। ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? वानर से हुई है। दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था केहलर और दूसरे का नाम था नावेल। केहलर और नावेल ने प्राइमेट्स जो हैं प्राइमेट्स में सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया। केहलर और नावेल ने प्राइमेट्स जो प्राणी हैं उसके अंदर सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जो वानर हैं, बंदर, उनकी लगभग 200 जातियां पाई जाती हैं। उनकी लगभग 200 जातियां पाई जाती हैं और इन जातियों को टोटल 13 फैमिली में क्या किया है? डिवाइड किया है। और इन 13 फैमिली को 4 ग्रुप यानी कि समूह जो है उसमें वर्गीकृत किया गया है। केहलर और नावेल के अनुसार विश्व में लगभग 200 जातियां पाई जाती हैं वानर की और इन 200 जातियों को 13 कुल जो है उसमें वर्गीकृत किया है और इन 13 कुल को 4 समूह में क्या किया है? वर्गीकृत किया गया है। और ये 4 समूह जो है वो कौन कौन से हैं? इसमें नंबर 1 पर आता है प्रोसोमियंस समूह ग्रुप। और इसके अंदर आते हैं लेमूर और लॉरेंस। उसके बाद जो नंबर 2 पर है ग्रुप समूह, वो है पूर्व जगत के वानर। पूर्व जगत के वानर। और इसमें आता है लंगूर, गिब्बन और मकाकारिसस। नंबर 3 पर है नव जगत के वानर और इसमें आते हैं उकारीज, टेमिरेंस। नंबर 4 पर आता है एंथ्रोपोइड्स। और इसमें आता है चिंपांजी, गोरिल्ला और मानव। तो ये टोटल 4 समूह हैं। प्रोसोमियंस, पूर्व जगत के वानर, नव जगत के वानर और एंथ्रोपोइड्स। हम बात करते हैं अब कुछ मतलब कि जो बंदर हैं, वानर, उनकी प्रजातियों की, जो आपके सिलेबस में है। उसमें नंबर 1 पर आता है भारतीय लंगूर। भारतीय लंगूर
देखो भारतीय जो लंगूर है इसको हनुमान लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान लंगूर, हनुमान लंगूर के नाम से भी जाना जाता है भारतीय लंगूर को। ठीक है। उसके बाद ये जो भारतीय लंगूर होते हैं ये समूह में पाए जाते हैं और इनके समूह जो है, इनके समूह को एकल नर, एकल नर द्विलैंगिक समूह कहा जाता है। द्विलैंगिक समूह कहा जाता है। एकल नर द्विलैंगिक समूह, एकल नर द्विलैंगिक समूह का मतलब होता है कि इनके समूह में, भारतीय लंगूर के समूह में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है, नर होता है, बाकी सभी क्या होती हैं, मादाएं होती हैं। इसलिए एकल नर द्विलैंगिक समूह, द्विलैंगिक का मतलब कि दोनों, मतलब कि लिंग वाले प्राणी यानी कि वानर जो हैं वो पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों। लेकिन सिर्फ इस ग्रुप में एक ही क्या होता है, नर होता है। ठीक है। और इसमें जो नर होता है वो एकल होता है और वो प्रभावी होता है। कैसा होता है, प्रभावी। और इस समूह में एक प्रभावी नर, बाकी मादाएं, शिशु या फिर वयस्क या फिर हम बोल सकते हैं शिशु मादाएं हो सकती हैं। प्रभावी जो नर होता है वो समूह का मुखिया होता है, मतलब कि सारा, मतलब कि कार्य जो है कौन करता है, प्रभावी नर करता है, क्योंकि समूह के अंदर मादाएं होती हैं और शिशु होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक क्या होता है, नर होता है, जो क्या होता है, प्रभावी होता है। इसलिए इसको बोला जाता है समूह का मुखिया। और ये समस्त यानी कि समूह की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसके ऊपर ये मुखिया, ये प्रभावी नर क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए इसे ओवरलोड के नाम से जाना जाता है, ओवरलोड। ठीक है। उसके बाद ये जो समूह है, मतलब कि भारतीय लंगूर जो है उसका समूह, इसमें सिर्फ केवल एक नर होता है। जब समूह का कोई भी नर, मतलब कि इसमें जो शिशु हैं, इसमें से कोई भी शिशु जब वयस्क में बदल जाता है, मतलब कि वयस्क बन जाता है, और यदि वो नर होता है तो वह है क्या करता है, उस समूह को छोड़ देता है। क्योंकि केवल भारतीय लंगूर का जो समूह होता है उसमें केवल एक नर होता है। यदि उस समूह में कोई शिशु वयस्क में बदलता है और यदि वो नर होता है तो वो क्या करता है, समूह को अपने आप छोड़ देता है। यदि वह समूह को अपने आप नहीं छोड़ता है तो उस समूह की जो मादाएं होती हैं उसे प्रताड़ित करती हैं और उसे समूह से बाहर निकाल देती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जब ये जो भारतीय लंगूर जो है इसका जो ग्रुप होता है, समूह, जब ये कभी मतलब कि जंगल में जाता है, जंगल में जाता है तो ये क्या होता है, एकल नर होता है। इसमें केवल क्या होता है, एकल नर, एकल नर द्विलैंगिक समूह, द्विलैंगिक समूह यह होता है। इनका सामना हो जाता है जब किसी सर्वे नर समूह से, सर्वे नर समूह, इस समूह के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नर है। इस समूह के अंदर सर्वे नर का मतलब कि सारे के सारे क्या हैं, नर हैं। जब इन दोनों के बीच में आमना सामना होता है तो इनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसके कारण इस सर्वे नर समूह का जो मुखिया होता है, इस समूह का जो मुखिया होता है, इसके पास में एक अच्छा मौका होता है, मतलब कि यहाँ पर उसके पास में एक अच्छा मौका ये होता है कि इस समूह का जो नर है, प्रभावी जो नर है, एकल नर, उसको यहाँ से
हटाकर स्वयं यहाँ इस समूह से इस समूह में जाने का एक मौका होता है। यानी कि इस सर्वे नर समूह का मुखिया इस एकल नर द्विलैंगिक समूह जो है इसके मुखिया को क्या कर देता है, युद्ध में हरा देता है, जिसके कारण इस समूह का जो मुखिया होता है उसके पास में मौका होता है इस समूह के ऊपर अधिकार जमाने का। तो इस क्रिया को अधिकरण, टेक ओवर कहा जाता है, टेक ओवर कहा जाता है, अधिकरण कहा जाता है। युद्ध के दौरान जो समूह है उसका मुखिया कैसा होता है, स्वस्थ होता है, आक्रामक स्वभाव का होता है, हष्ट-पुष्ट होता है, तेज गति चाल वाला होता है और पुच्छ को हवा में मतलब कि लहराते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। अतः युद्ध के समय हम मुखिया को आसानी से पहचान सकते हैं। जब युद्ध होता है तो उस समय उसे हम क्या करते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 पर आता है रिसस वानर। रिसस वानर, देखो रिसस जो वानर है ये भी किस में पाए जाते हैं, ये भी भैया समूह में पाए जाते हैं और इनके अंदर संख्या लगभग 200 तक होती है। दिन के समय ये रिसस जो वानर होते हैं ये दिन के समय जब भोजन की तलाश करते हैं, रिसस वानर दिन के समय जब भोजन की तलाश करते हैं तो एक छोटे छोटे ग्रुप में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। सामान्य तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, लगभग 200 तक, लेकिन जब भोजन की तलाश करते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे एक ग्रुप में लगभग 2 से 6 तक तो नर होते हैं और अनेक मादाएं होती हैं, अनेक मादाएं होती हैं और शिशु होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेक क्या बन जाते हैं, समूह। अतः इनका समूह जो है वो कहलाता है बहुनर, बहुनर द्विलैंगिक, द्विलैंगिक समूह। मतलब कि इसमें जो नर हैं वो एक से ज़्यादा हैं, इसलिए इस समूह को बोला जाता है बहुनर द्विलैंगिक समूह, क्योंकि इसमें मादाएं भी होती हैं, नर भी होते हैं और शिशु भी होते हैं, इसलिए इस समूह को बोला जाता है बहुनर द्विलैंगिक समूह। लेकिन रात्रि के समय ये छोटे छोटे जो ग्रुप दिन में बने थे, रात्रि के समय क्या होते हैं, एक जगह पर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और रिसस वानर के अंदर संवारने की प्रवृत्ति होती है। संवारने की क्या होती है, मतलब कि क्रिया होती है, जिसके कारण उसमें घनिष्ठ संबंध उनमें बना रहता है। रिसस वानर को 3 उप समूह में विभाजित किया जाता है। इसके 3 क्या हैं, उप समूह हैं रिसस वानर के। नंबर 1 पर आता है केंद्रीय उपसमूह। इस केंद्रीय उपसमूह में क्या होता है, इसके अंदर अनेक प्रभावी नर होते हैं। क्या होते हैं, अनेक प्रभावी नर होते हैं, मादाएं होती हैं और शिशु होते हैं। जो रिसस वानर हैं इसमें 3 उपसमूह हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है केंद्रीय उपसमूह, और इस केंद्रीय उपसमूह के अंदर अनेक प्रभावी नर होते हैं, मादाएं होती हैं और शिशु होते हैं। नंबर 2 प्रभावी उपसमूह, इसके अंदर अनेक मादाएं होती हैं, यानी कि सिर्फ इसमें एक क्या होता है, प्रभावी नर होता है, एक प्रभावी नर और अनेक मादा और शिशु होते हैं। नंबर 3 परिधीय उपसमूह, परिधीय उपसमूह, इसमें क्या होता है,
इसमें अनेक क्या होते हैं, सारे के सारे जितने भी नर होते हैं ना वो अप्रभावी होते हैं। इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, अप्रभावी नर उपस्थित होते हैं और ये आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं। और ये कैसे होते हैं, आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं, सारे के सारे अप्रभावी नर होते हैं। तो रिसस वानर के 3 उपसमूह हैं। नंबर 1 केंद्रीय उपसमूह, इसमें अनेक प्रभावी नर होते हैं, मादाएं होती हैं, शिशु होते हैं। प्रभावी उपसमूह में केवल एक प्रभावी नर होता है, अनेक मादाएं होती हैं और शिशु होते हैं। परिधीय उपसमूह में सभी के सभी अप्रभावी नर होते हैं और आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं, जो दूसरे समूह पर क्या करते हैं, हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं और अपने समूह जो है उसकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आता है गेलेडा बैबून। नंबर 3 पर आता है गेलेडा बैबून। गेलेडा बैबून, देखो ये जो गेलेडा बैबून है ये पहाड़ों पर रहते हैं। क्यों रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये पहाड़ों पर। और पहाड़ों पर क्यों रहते हैं, क्योंकि ये चीता, शेर और लोमड़ियों से बचने के लिए पहाड़ या चट्टान पर निवास करते हैं। ठीक है, शेर, चीता या फिर जो लोमड़ी होती है उससे बचने के लिए क्या करते हैं, पहाड़ों पर निवास करते हैं। दिन के समय क्या करते हैं, भोजन की तलाश करते हैं। दिन के समय क्या करते हैं, ये भोजन की तलाश। और जब ये भोजन की तलाश करते हैं तो मैदानी क्षेत्रों पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं, मैदानी क्षेत्रों पर आते हैं बैबून जो। और लेकिन जैसी रात होती है तो रात होने पर ये वापस कहाँ पर चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं और सभी एक जगह पर क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। बैबून जो होते हैं ये हमेशा समूह बनाकर रहते हैं। क्या रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं। और इनके समूह में एक प्रभावी नर होता है, एक प्रभावी नर और अनेक मादाएं, अनेक मादाएं और शिशु ये होते हैं। ठीक है, जो प्रभावी जो नर होता है इसके पास में प्राथमिकता होती है मादा के साथ में मैथुन की क्रिया करने की, और जो संसाधन होते हैं जैसे कि भोजन, आवास, जल, उनको ग्रहण करने की, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होती है प्रभावी नर के पास। उसके अलावा एक है हेमाड्री बैबून। हेमाड्री बैबून ये दिन के समय छोटे छोटे समूह में होते हैं। ये हेमाड्री बैबून जो है दिन के समय छोटे छोटे समूह में होते हैं, लेकिन रात्रि के समय ये क्या करते हैं, आपस में सभी मिलकर एक बहुत बड़े समूह का निर्माण कर लेते हैं। जिसका प्रमुख कारण ये होता है कि बाहर से कोई भी जो प्राणी आता है, कोई भी शत्रु आता है, उससे अपनी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और बैबून जो है उसमें संवारने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। संवारने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत ही कम होती है गैलेडा बैबून में। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर आता है गोरिल्ला। देखो गोरिल्ला जो है ये भी किस में होता है, ये भी भैया समूह में होता है। और इनके समूह में वही एक प्रभावी नर, अनेक मादाएं, व शिशु होते हैं।
अनेक मादाएं व शिशु होते हैं। इनका जो मुखिया होता है, मुखिया होगा कौन? प्रभावी नर। मुखिया जो है वो उसके पास में अधिकार होता है, उसके पास में प्राथमिकता होती है मादा के साथ मैथुन की क्रिया करने की, और इस प्रभावी नर का पूरा दायित्व होता है कि इस पूरे समूह की क्या करना? सुरक्षा करना, मतलब कि मादाएं और शिशु की क्या करना? सुरक्षा करना। गोरिल्ला जो वानर है ये क्या करता है? विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं। विशेष प्रकार की ध्वनियों के द्वारा ही क्या करते हैं? अपनी जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। विशेष प्रकार की ध्वनियों के द्वारा क्या वो करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का संचार करते हैं। ठीक है। खतरे की जब स्थिति होती है तो उस समय गोरिल्ला जो है खतरे की स्थिति के समय गोरिल्ला क्या करता है? बहुत तेजी से दहाड़ लगाता है। गोरिल्ला क्या करता है? बहुत तेजी से दहाड़ लगाता है और जो दूसरे सदस्य हैं उसको क्या कर देता है? सचेत कर देता है। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा परिस्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, भयंकर हो जाती है, तो उस समय जो मुखिया होता है, मुखिया ये क्या करता है? आसपास की वनस्पति जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, झाड़ी होती हैं, उनको उखाड़ने लगता है और अपने हाथ जो होते हैं, अपने हाथ की जो मुट्ठियाँ होती हैं उसको अपनी छाती पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। मतलब कि जो हाथ होते हैं उसको ज़ोर ज़ोर से छाती पर पीटने लगता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि विपरीत परिस्थिति होती तब। और गोरिल्ला में भी संवारने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत ही कम होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है चिंपैंजी। चिंपैंजी देखो, प्राइमेट्स जो हैं उसमें सबसे बड़े आकार का जो प्राणी है वो चिंपैंजी होता है। प्राइमेट्स में सबसे बड़े आकार का प्राणी चिंपैंजी होता है और चिंपैंजी भी समूह बनाकर रहते हैं, लेकिन ये वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। चिंपैंजी वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। चिंपैंजी जो है उसकी यदि हम बात करें तो चिंपैंजी के अंदर जो प्रभावी मादा होती है, जैसे कि हमारे होते हैं बड़े जो नेता लोग होते हैं, वैसे जो प्रभावी मादा होती है, इस प्रभावी मादा का जो शिशु होता है इसके पास में अधिकार होता है। अधिकार तो क्या, जैसे कि अपने यहाँ भी होता है, जैसे कोई भी बड़ा नेता लोग है उसके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? शोषण करते हैं किसी गरीब परिवार का। तो इसी प्रकार से जो प्रभावी मादा है उसका जो शिशु होता है वो क्या करता है? ये शिशु इस प्रभावी मादा जो है इसके नीचे वाला जो पद होता है उसकी जो मादा होती है और इस मादा के जो शिशु होते हैं, इस मादा के शिशु को प्रभावी मादा का शिशु जो है वो किसी भी प्रकार से पीट सकता है। ठीक है। यानी कि प्रभावी मादा का शिशु निचले पद की मादा के शिशु को किसी भी प्रकार से पीट सकता है। ठीक है। और जो चिंपैंजी जो होते हैं उसकी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है मानव के साथ में। मतलब कि चिंपैंजी जो है वो दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, औजार का उपयोग करते हैं, जैसे मानव करता है उसी प्रकार से। यानी कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती हैं चिंपैंजी में और मानव में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नंबर 1 पर, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर जो था अपना नंबर 2 उसमें पढ़ा था
कि बिल से जब चींटी या दीमक को निकालने के लिए, बिल से किसी भी मतलब कि दीमक को या चींटी को निकालने के लिए एक छड़ का उपयोग करता है चिंपैंजी, ठीक है, और उनको फिर क्या करता है, बड़े चाव से खाता है। तो वो एक विधि है, वो सीख लेता है, जिसके कारण वो मानव के जैसे विभिन्न प्रकार के औजार या फिर वस्तुओं का उपयोग करता है। चिंपैंजी जो है, इसमें तो क्या आएगा, नंबर 1 पर चींटी या फिर दीमक को बिल से निकालकर बड़े चाव से खाता है। नंबर 2, चिंपैंजी जो है वो फल, फूल और पत्ती, फल फूल और पत्ती जो हैं, या फिर बीज, कोई भी कीट या फिर किसी पक्षियों के अंडे खाते हैं। और कभी कभी इन्हें छोटे जो मतलब कि जो बंदर होते हैं उनका मस्तिष्क जो है उसको भी खाते हुए देखा जा सकता है, यानी कि देखा गया है। यानी कि ये कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी का मतलब कि फल फूल पत्ती बीज ये खाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये छोटे जो वानर होते हैं उसके जो मस्तिष्क होते हैं उसको भी खाते हुए देखा है, इसलिए कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। नंबर 3, मतलब इनमें मैंने अभी बताया कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है, जैसे कि किसी भी वस्तु का उपयोग मानव करता है, उसी प्रकार से किसी भी वस्तु औजार का उपयोग कौन करता है, चिंपैंजी करता है। या फिर जैसे हम बातें करते हैं, बातें करके तालमेल बैठाते हैं, उसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं, आपस में तालमेल जो बैठाने की जो विधि होती है वो सीख लेते हैं। अर्थात मानव जो है उसका जो व्यवहार है उसके समतुल्य ही इन्हें माना जाता है। तो ये है नंबर 5 पर चिंपैंजी। तो इस प्रकार से वानर में जो सामाजिक व्यवहार है वो अपना ख़त्म होता है। उसके बाद में नंबर 1 पर हमने पढ़ा था हिरण में सामाजिक व्यवहार, और नंबर 2 पर हमने पढ़ा बंदर वानर में। नंबर 3 पर आता है मधुमक्खी में सामाजिक व्यवहार, और मधुमक्खी में सामाजिक व्यवहार आपने बीएससी सेकेंड ईयर इनवर्टिब्रेट्स वाली बुक में पढ़ा था, सेम वही का वो है, कोई चेंजमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से अपना जो ये चैप्टर है ये पूरा होता है, सेक्शन भी पूरा होता है, और ये बुक जो है वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म।